माँ वो फिर से आ गई है। वो देखो, कमरे में खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तेरे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुझे वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जा मेरे बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाई नहीं खानी मुझे। आप लोग बार बार नींद की दवाइयाँ खिलाकर मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है, आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो, अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं है क्या हो गया है मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही इसके लिए बड़े पंडित जी के पास जाकर धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी बेटे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर बहुत परेशान थी, इसलिए उसी दिन वो बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे की बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास कोई ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे परिवार में बाकी कोई भी नहीं देख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन रिंकी को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगती है। अचानक ही उसे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर रिंकी घबराकर विनेश के कमरे के दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है सामने उसका भाई बालकनी की मुंडे पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा है। उसके चेहरे पर एक भयानक मौत पर बस इंसानों का बस नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मौत को अपने इशारों पर नचा सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। ये मतलब कौन? शांत हो जाओ, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है। ये बस एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। दिस इज अ सीवियर केस। मेरी मानिए तो आप कुछ दिन के लिए एडमिट हो जाइए। मुझे एडमिट करोगे तुम? हाँ? मेरा समय आ चुका है। वो आज मुझे लेकर ही जाएगी और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर अनुज कांच के गिलास को टेबल पर दे मारता है और उसके नुकीले सिरे से एक ही झटके में अपनी गर्दन को मुस्कुराते हुए काट देता है। अनुज के गले से खून का फवारा छूट रहा था।
लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने उसी नुकीले कांच से अपने चेहरे को बुरी तरह से काट पीट दिया था। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो अभी भी लगातार रिंकी की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अपने इतने साल के करियर में उसने आज पहली बार इतना खून देखा था। अनुज को जमीन पर खून से लथपथ देखकर उसे बरसों पहले अपने भाई की मौत के दृश्य याद आने लगे हैं। एक पल के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। अगले ही पल उसे मध्यम सी रोशनी में जमीन में खून से लथपथ अपना भाई विनेश पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कांप उठती है। रिंकी की आंखें खौफ से फटी हुई थी। हकलाते हुए वो विनेश को जोर जोर से हिलाने लगती है। भैया, विनेश भैया। जमीन पर पड़ा हुआ विनेश अपनी आंखें खोल देता है और उसके खून से सने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है, जिसे देखकर रिंकी डर कर पीछे हट जाती है। अचानक ही नर्स और वार्ड बॉय कमरे के अंदर आते हैं और अनुज को खून से लथपथ देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर आप ठीक तो है ना? आपके ऊपर हमला तो नहीं किया ना उस पागल ने? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी कुछ देर पहले घटी सारी घटना एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बार बार उसे अनुज और विनेश के खून से सने मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे, जिसके कारण वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। रिंकी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधा अपने घर पहुंचती है और फिर एक कप कॉफी पीने के बाद सीधे अपने बिस्तर पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर बीता होगा कि उसे दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। रिंकी दरवाजा खोलती है तो वहां उसे बस एक छोटा सा लिफाफा दिखाई देता है। ये कौन रख गया है? ना नाम है ना पता है, स्ट्रेंज। रिंकी लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर रखे सामान को देखकर मानो उसकी सांसें हलक में अटकी रह जाती है। अंदर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखकर रिंकी को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लिफाफे के अंदर पहली तस्वीर उसके पेशेंट अनुज की थी, दूसरी उसके भाई विनेश की और तीसरी उसकी खुद की। सभी तस्वीरों में एक असामान्य बात यह थी कि उन सभी के चेहरे बुरी तरह से कटे हुए थे और फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। इन 3 तस्वीरों के अलावा भी उसमें एक चौथी तस्वीर थी। रिंकी नहीं जानती थी कि वो चौथी तस्वीर किसकी है। मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद रिंकी को महसूस हुआ जैसे डर से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो फ्रिज से दूध निकालकर एक बार फिर कॉफी बनाने लगती है। रिंकी फ्रिज के डोर के रिफ्लेक्शन में खुद को देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की इमेज फ्रिज के डोर में नजर आती है।